हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, दो पार्ट्स में पहले वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ठीक है, सारे लोगों में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, ठीक है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। 1919 के बाद जो स्ट्रगल है ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक मास मूवमेंट बन गया, यानी कि सब लोग इसमें शामिल होने लग गए, जिसमें पीजेंट्स भी थे, ट्राइबल्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, जो औरतें भी थी, बहुत सारी थी। ठीक है, ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी कभी कभी इसमें आ जाते थे। सर्टन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगिन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कुछ बिजनेस ग्रुप्स ने 1920 में। ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, क्यों हुआ? और जब अब इंडिया के बाहर की बात बता रहे हैं हमको, क्योंकि जब बाहर कुछ चेंज होता है तो अंदर भी चेंज आता है, क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया के बाहर भी थे, मेन तो उनकी कंट्री बाहर ही थी, ब्रिटेन। ठीक है, तो वहाँ पर जो उस पर इफेक्ट पड़ता था तो इंडिया पे भी उस बात का इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उससे चेंज हो गई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में। कैसे? इट लेड टू द ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी था, वो भी लड़ाई का एक पार्ट था। ये एक अलग टॉपिक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप पढ़ें पूरा एक्सटेंसिवली, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ब्रिटेन उसका एक पार्ट था। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि देश की सुरक्षा के लिए जो जितने भी कदम उठाने होते हैं उसके लिए खर्चा लगता है, जो वो बढ़ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो यहाँ के पैसों से वहाँ ब्रिटेन की सुरक्षा कर रही थी, क्योंकि लड़ाई में तो ब्रिटेन था ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स इनकम्स। तो लोगों की जो टैक्स इनकम्स पे टैक्सेस थे वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, बिजनेस प्रॉफिट्स पे भी टैक्स बढ़ा दिया। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ने से, और ये जो एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज, जो वहाँ पे जो सैनिक उनके लड़ रहे थे उनके लिए बहुत खाना पीना रहने की बहुत ज़रूरत थी, हथियारों की ज़रूरत थी, उसके लिए जो जितने डिमांड्स थी उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, वो यहीं से लिया गया। उससे क्या था, बाकी चीज़ों की प्राइस बढ़ गए। बाकी चीज़ों के प्राइस कैसे बढ़ गए? क्योंकि उनको जब सारा टैक्स ले लेंगे, जब लोगों से ले लेंगे, तो लोगों को अपना वो चीज़ वापस पैसा लेने के लिए चीज़ों जो वो चीज़ बेच रहे हैं उसको ज़्यादा पैसों में बेचने लगेंगे। ठीक है, उस टैक्स की डिमांड को पूरा करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कॉमन लोगों की लाइफ में। दूसरी तरफ जो बिजनेस ग्रुप्स थे उन्होंने रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको इस वॉर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। जैसे कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि वॉर में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें थी उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो थी उनके लिए तो डिमांड बढ़ गई, उनको तो फ़ायदा हो रहा था कि जो चीज़ें थी, जूट बैग्स की ज़रूरत थी, क्लोथ की, रेल्स जिसमें सामान जाता था। ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ गई, उनको तो प्रॉफिट हो गया। और डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ इनटू इंडिया, और बाहर की चीज़ों जो बाहर से इम्पोर्ट्स था इंडिया की तरफ आने वाला, वो कम हो गया। ठीक है, सो इंडियंस इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, जब बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी तो हम अपने देश में बनाएंगे ना, उसको अपने देश में बनाएंगे, यानी इंडियन इंडस्ट्रीज़ अब फ्लरिश होने लग गई वॉर के दौरान। सिर्फ ये वॉर के दौरान की बात है। इंडियन बिजनेस ग्रुप्स ने क्या किया, अब ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड करने लगे डेवलपमेंट के लिए। उन्हें अब ये महसूस हो गया था कि अब तक तो हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो जब वॉर आई, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना, तो हमारे अपने ही देश में हम अपनी चीज़ें बना के यूज़ करने लगे, हमें बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें लगा कि हाँ, यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी जो अब तक हम उसको नहीं यूज़ कर रहे थे। तो ये जो वॉर थी, इससे क्या हुआ, ऑल्सो लेट द ब्रिटिश टू लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, आर्मी के लिए जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत होती है उसके लिए डिमांड करनी शुरू की, विलेजेस से लेना शुरू किया, और विलेजेस को प्रेशर में डाला गया कि सोल्जर्स के लिए सारी सप्लाई यहीं से जाएंगी, जबकि वो इंडिया में यूज़ नहीं होने वाली थी, वो बाहर यूज़ होने वाली थी, हमारे देश को कोई फ़ायदा भी नहीं था उससे। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड, बहुत सारे सैनिकों को बाहर लड़ने के लिए भेजा गया। मैनी रिटर्नड आफ्टर द वॉर with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa and with the desire to oppose colonial rule in India। जो लोग वापस आ रहे थे ना वॉर से, अब उनको तो पता चल गया था बाहर जाकर क्या सिनेरियो था, क्या उनका एम था अंग्रेज़ों का। यहाँ पर रहकर उन्हें शायद इतना पता नहीं चल रहा था, बाहर से अंदर आने पर उन्हें पता चल गया कि कैसे एशिया और अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इंपीरियलिस्ट पावर, इंपीरियलिस्ट कौन, जो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाती हैं, ऐसी कंट्रीज, दैट इज़ कॉल्ड इंपीरियलिस्ट पावर। वो कैसे यूज़ कर रही हैं एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ को, और
उनके अंदर अभी इच्छा जाग गई थी कि कॉलोनियल रूल को वो विरोध करने लग गए। उसके आगे 1917 में देयर वाज एन रिवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में क्या हुआ, एक क्रांति शुरू हो गई, न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर स्ट्रगल। हमारे देश में भी वो खबर पहुंची, कैसे न्यूज़पेपर के थ्रू, अब तो पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए थे, तो हमारे देश में ये खबर फैली कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पीजेंट्स और वर्कर ने तो स्ट्रगल करना शुरू किया और वो आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, मतलब सोशल कॉज के लिए काम करना, गवर्नमेंट सोशल कॉज के लिए काम करे, ये जो आइडियाज़ थे सोशलिज्म के ये बहुत तेज़ी से फैलने लग गए। इससे इंडियन नेशनलिस्ट को भी थोड़ी प्रेरणा मिली कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने हमारे देश के पूरे इतिहास को बदला था। बदलने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका हम इनकी ही मानते हैं, वैसे तो सबकी ही थी, इनकी 1% ज़्यादा होगी लेकिन बाकियों की भी कम नहीं थी। तो महात्मा गांधी को बहुत इम्पोर्टेंट हम मानते हैं। तो इनके कैसे ही देश में आए, कैसे इन्होंने हमारे देश की पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। ठीक है, इट इज़ इन दीज सर्कमस्टेंसेस। अब महात्मा गांधी जो ये सब कंडीशंस मैंने आपको डिस्कस की, इसी कंडीशंस में इंडिया आए थे, मास लीडर के रूप में ये उभर के सामने आए। जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जी जिनकी एज 46 थी, वो इंडिया में 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह के जो सारे फैक्ट्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, वो आपको सब याद रखना है। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन, ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर। साउथ अफ्रीका में भी वो एक अपनी डिमांड पूरी करवा के आए थे। ठीक है, रेसिज्म के खिलाफ लड़के आए थे। उनके साथ जो बिहेवियर हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी वो बिना कोई वायलेंस नहीं किया था। उन्होंने अपनी डिमांड के जो तरीके थे, मार्च किया था उन्होंने रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन जो वहाँ पर लगी हुई थी उसके खिलाफ, और वो वहाँ सक्सेसफुल हो गए थे। वहाँ पे बहुत अच्छे लीडर बन गए थे। अब वो इंटरनेशनली लोग उनको जानने लग गए थे। उनके जो साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स थे उसकी वजह से वो बहुत सारे इंडियंस के कांटेक्ट में भी आए थे। हिंदू थे, मुस्लिम थे, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजरातीज, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस और अपर कास्ट मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स, सबके कांटेक्ट में वो आए। महात्मा गांधी ने अपने फर्स्ट ईयर इन इंडिया वो पहले तो कंट्री में घूमे। ठीक है, जब आप कोई चीज़ के लिए स्टेप लेते हो पहले आप कंडीशन को समझते हो। तो उन्होंने कंडीशन समझी कि क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने लोगों को समझा, उनकी नीड्स समझी और सारी सिचुएशन पहले उन्होंने समझी। देखिए ये पिक्चर दी गई है 1895 में, उन अपने अदर इंडियंस फ्रेंड्स के साथ हैं। ठीक है, नेटाल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, गांधी जी कौन है, ये है। ठीक है, ही स्टैंडिंग एट द सेंटर इन द रो एट द बैक। ठीक है, वियरिंग अ कोट एंड अ टाई। तो क्या था, उनकी जो अर्लीस्ट इंटरवेंशन है, उन्होंने शुरुआत में कैसे अपने आंदोलन चलाए, कैसे लोकल मूवमेंट्स थे उनके। ठीक है, पहले चंपारण में, फिर खेड़ा मूवमेंट्स थे, फिर अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी डिमांड्स थी, कहीं पे टैक्स बढ़ गया था, कहीं पर किसी चीज़ की डिमांड थी। ठीक है, कुछ पीजेंट से रिलेटेड थी, तो उन्होंने वो डिमांड पूरी करवाई। ये शॉर्ट में इसमें बताया गया चैप्टर में। ठीक है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है ये, इसलिए शॉर्ट में बताया गया। पहले चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर अहमदाबाद। ये आपको लाइन वाइज याद रखना है। तो वो कॉन्टैक्ट में राजेंद्र प्रसाद के वल्लभ भाई पटेल में इन सारे मूवमेंट्स के ही दौरान अहमदाबाद में उन्होंने एक सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक की 1918 में। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं कुछ डिटेल्स जो मूवमेंट्स की जो 1919 और 1922 के बीच में हुए। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पूरे सिनेरियो को चेंज करने में इम्पॉर्टेंट रोल है इस टाइम पीरियड का, तो हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।